हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। आज सर्दी दोबारा से बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो अब हमारी वीडियो है, आज क्या डेट है? आज है 29 जनवरी 2023। तो इसकी इवनिंग की जो करंट अपडेट की वीडियो है वो वीडियो होगी, जिसमें हम इवनिंग के करंट अपडेट जो है, करंट अफेयर्स बोल दीजिए या अपडेट बोल दीजिए, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमारी पहली न्यूज क्या है? जल जीवन मिशन प्रोवाइड्स टैप वाटर टू 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। तो ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में किस टाइम पे? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जो वो दी जाती है ना स्पीच, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी स्पीच देते हैं, इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन जो स्पीच देते हैं, कहां पे दी जाती है स्पीच हमारा झंडा कहां पे फहरता है 15 अगस्त को? रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, वहां पे स्पीच दी थी। उस स्पीच के दौरान, 2019 वाली स्पीच के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन। इस मिशन में क्या टारगेट था प्रधानमंत्री मोदी का? प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा जो हाउस होल्ड है ना, ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड मतलब घर होते हैं, गांव घर, रूरल, यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है। मतलब रूरल मतलब जो गांव के होते हैं। अगर होता है यहाँ पे अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहर की बात हो रही है, रूरल मतलब गांव की बात हो रही है। तो यहाँ पे रूरल बोला गया है, तो उसको मतलब रूरल जो हाउस होल्ड होते हैं, मतलब गांव के जो घर होते हैं, उनके पास टैप वाटर पहुंचे। टैप वाटर, टैप मतलब टंकी का पानी जो होता है, उसको टैप वाटर बोलते हैं। और ये पानी किस पर्पज से उनके पास पहुंचाया जाए? कि जो उनको साफ पानी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है उनके यहाँ पे पानी पहुंचाया जाए, ताकि उन सबको साफ पानी मिले। ऐसा नहीं, देखिए कई कई गांव में ऐसा होता है कि पानी नहीं होता, बहुत बहुत दूर तक भरने के लिए जाना पड़ता है ना, तो उसको उन घर की लेडीज जाती हैं, बच्चियां जाती हैं भरने के लिए पानी। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सबको खत्म करने के लिए ये जो आपका टैप वाटर है, ये हर किसी के घर में लगवाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि किसी को भी इतनी दूर चल के ना जाना पड़े। जितनी दूर चल के जाना पड़ता है, उसको भर के लेके आना पड़ता है। इसकी वजह से क्या है, कई जो बच्चियां होती हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि उनको फिर अपनी मम्मी की मदद करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए घर पे रुकना पड़ता है। इसकी वजह से फिर उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस है कि एक तो सबको साफ पानी मिले, पीने का साफ पानी मिलेगा तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी ना। न्यूट्रिशियस पानी मिलेगा जब तो अच्छा होगा। अगर गंदा पानी पिएंगे तो हेल्थ भी खराब होगी। तो अच्छा पानी मिल पाए उनको पीने के लिए, रेगुलर पानी मिल पाए, उनको दूर ना जाना पड़े कहीं पानी भरने के लिए, इस सब चीजों से बच सके वो। और जो आप अपनी मतलब जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो, उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए ज्यादा से ज्यादा। ओके, इसलिए इसको, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया था। फिर उसमें और क्या था कि जैसे मान लीजिए जो ये टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम वेस्ट होना ही तो हुआ, जो इतनी दूर पानी भर के लाना पड़ता है। अगर उनके घर पे पानी होता है, टाइम बचेगा, तो ये टाइम बचेगा, इसको और कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको और कामों में जो है यूज किया जा सकता है इस टाइम को। तो ये सब चीजें जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। क्या है प्रोजेक्ट का नाम? जल जीवन मिशन। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो घर हैं उनको पानी मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि करीबन 123 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर? 123 डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले जो होते हैं, 123 जिलों के ऊपर फोकस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। और टोटल 1,53,000 1,63,000 जो ये हैं, क्या बोलते हैं उनको, विलेजेस हैं। विलेज मतलब जो गांव होते हैं, उनके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। ये गांव जो है 123 जिलों में फैले हुए होंगे। 123 जिलों में जो है गांव फैले हुए हैं, इन सब गांव में इन सब पे फोकस किया जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए 2019 में ये लॉन्च किया गया था, तो अब रिपब्लिक डे के दौरान ये जो है आपका पूरा प्रोग्राम है, इसको एनालाइज किया गया, इसको देखा गया कहां से क्या इसकी प्रोग्रेस चल रही है, कैसे कैसे प्रोग्रेस चलेगी। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2024 तक कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना टारगेट रखा था। कब तक का टारगेट रखा था? 2024 तक के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उन्होंने पूरी अपडेट ली है कि कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइम से कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना कंप्लीट हो पाएगा। तो क्या हुआ है कि अभी तक 11 करोड़, जो पूरी डिटेल आई है उसके हमको बता दें, 11 करोड़ जो घर हैं, 11 करोड़ घर तक ये पानी की जो टैप वाटर है पहुंचा दिया गया है। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस टाइम पे कुल जो है 3,000 के आसपास घर थे जहां पे ये प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे कुल 3,000 के आसपास घर थे जिनके पास ये प्रोजेक्ट था। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मतलब ये टैप वाटर था, ये टैप वाटर घर में मिल पाता था। लेकिन अब जो है 11 करोड़ तक हो गया है। और अभी जो 11 करोड़ हुआ है, ये 50% के आसपास हुआ है, 53% के आसपास। तो अभी इसके ऊपर जो है बहुत काम करना है। अभी आधा काम हुआ है, आधा काम करना है। लेकिन ये जो आधा काम किया गया है, इसको जो है
सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके ऊपर देखा है, इसको मॉनिटर किया है, फिर सबको जो है जिस जिसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो मिली है, जिस जिसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मदद मिली है मतलब जिस जिसके घर पे टैप वाटर आने लगा है, मतलब इसके थ्रू जिसके घर टैप वाटर आने लगा है, जिसको इसका फायदा मिला है, जिसको इसका वो जो है उन सबको कांग्रेचुलेट किया। जो जो ऑफिसर्स थे, जो जो जितने भी इसमें काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ऑफिसर है या कोई और जो काम कर रहा है, उन सबको अप्रिशिएट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये प्रोजेक्ट जो है इस वजह से जो आपका न्यूज में आ गया है। तो आपको क्या समझना है कि ये जो जल जीवन मिशन है, ये जल जीवन मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो घर से जो हाउस होल्ड है, रूरल हाउस होल्ड है, उनमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको टैप वाटर पहुंचाया जा सके। तो टारगेट क्या हुआ है? अभी जो 11 करोड़ घर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 11 करोड़ जो घर हैं, वहां तक उनके रूरल हाउस होल्ड तक ये जो प्रोजेक्ट है ये पहुंच चुका है, 11 करोड़ घर तक। तो और अभी इसको बहुत आगे तक पहुंचाना है। जो प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट था अभी वो काफी दूर है, क्योंकि अभी जो 11 करोड़ है ये खाली 53% है, जितना सोचा गया था उससे 53% अभी पूरा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट की फाइनल डेट जब क्या रखी गई थी, ये भी लॉन्च हुआ था 2024 में। तो अभी जो है इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरी प्रोग्रेस पे चल रहा है। इस चीज को सेलिब्रेट किया गया है रिपब्लिक डे पे, इस वजह से प्रोजेक्ट न्यूज में आ गया है। फिर आपसे क्या पूछेंगे, जो मिशन है कौन इसके ऊपर काम कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री काम कर रही है? तो जीवन जो आपकी जल शक्ति वाली जो मिनिस्ट्री है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाली जो है वो वाली इसके ऊपर काम कर रही है। जो मिनिस्ट्री है आपकी इसके ऊपर काम कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है? इंडिया फॉरेक्स रिजर्व राइज बाय $1.727 बिलियन टू $1.7372 बिलियन। ठीक है, बीएल का मतलब यहाँ पे बिलियन है, और ये जो है आपका ये डॉलर का जो साइन लग रहा है यहाँ पे, ये जो है यूएस डॉलर की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है कि यूएस डॉलर जो है वो फॉरेन जो है आपकी जो ट्रेडिंग के लिए यूज होती है फॉरेन करेंसी, वो कौन सी होती है? सब जगह डॉलर यूज होती है। तो इस वजह से डॉलर को ही मापा जाता है कि फॉरेन करेंसी किसके पास कितनी है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, जो इंडिया ने बढ़ाए हैं क्या होते हैं। तो ये फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे फॉरेन करेंसीज आती हैं, जैसे हम यहाँ डॉलर की बात कर रहे हैं, ये भी फॉरेन करेंसी है हमारे लिए। तो फॉरेन करेंसी ना, यूएस की करेंसी, हमारी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी क्या है? रुपी। हमारी करेंसी का तो ऐसे बनता है ना साइन, ये रुपी, ये है ना हमारी करेंसी, तो रुपी या फिर आरएस लिख देते हैं। लेकिन ये करेंसी कौन सी करेंसी है? ये होती है डॉलर, यूएस डॉलर। बेसिकली यूएस डॉलर की यहाँ पे बात हो रही है। तो फॉरेन जो आपके फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले फॉरेन करेंसी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गोल्ड। तीसरा पॉइंट जो हम बॉन्ड्स जो बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, वो बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, अलग अलग कंट्री क्या करती है कि उनको पैसा जैसे चाहिए है ना, कोई भी प्रोजेक्ट करना है उनको अपने यहाँ पे, अपने देश में कोई चीज बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए पैसा तो चाहिएगा। तो जब उनको पैसा चाहिए होता है ना, तो वो अपने बॉन्ड इशू करती है। ऐसे करती है कि मान लो ऐसे इशू कर दिया, ये मेरा एक बॉन्ड है, ये 100 रुपए का बॉन्ड है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उनके बॉन्ड तो बहुत बहुत महंगे होते हैं कंट्रीज के। जैसे बोल दिया ये मेरा एक बॉन्ड है जो 100 रुपए का बॉन्ड है, जिसको खरीदना है आके खरीद लो। अब जैसे यूएस जैसी कोई इकोनॉमी है ना, यूएस की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया की भी अब तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी से होती है, इनको जो है लोग आके खरीदते हैं, कोई और कंट्री आके खरीदती है। जैसे इंडिया ने बहुत सारे स्टॉक जो है वो खरीदे, वो स्टॉक्स नहीं, बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे हैं यूएस के। तो यूएस ने बॉन्ड इशू किए और ये कहा कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, ये हमारे बॉन्ड खरीद लो, जिसको भी खरीदने, और हमें इतने पैसे दे दो। अब जो है यूएस की इतनी स्टेबल इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अब ऐसा तो है नहीं हमने यूएस को पैसे दिए और कल को यूएस की इकोनॉमी डूब जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जो हम यूएस को पैसे दे रहे हैं है ना, जो हम मतलब जो उनके बॉन्ड खरीद रहे हैं और पैसे दे रहे हैं उनको, वो हमको कुछ परसेंट का उसको ब्याज भी देते हैं। ओके, तो यूएस जो है बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, बहुत जो है किसी को उससे नुकसान नहीं होने वाला। तो वो जो ब्याज देंगे वो अपनी शर्तों पर देंगे, जैसे दे दिया 2% दे दिया या 3% दे दिया। लेकिन वहीं पे कोई गरीब कंट्री होती है, वो बॉन्ड इशू करती है, तो पाकिस्तान इशू करने लगे कल को बॉन्ड, तो कौन खरीदेगा? सबको पता है कभी भी नीचे गिर सकती है ना। कोई जब ही खरीदेगा जब बहुत ही सारा इंटरेस्ट दे रहा हो, जैसे दे रहा हो 10-12% का इंटरेस्ट पाकिस्तान, तो कोई फायदा भी होगा खरीदने का उसका, और तब भी रिस्क है उसको खरीदने में, कितना भी बॉन्ड वो दे रहा हो इंटरेस्ट में भी रिस्क है। लेकिन यूएस की अगर बात करें, यूएस की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। इंडिया जो है और यूएस जो है ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है वो अपनी शर्तों पर वो देगी आपको ब्याज। तो जैसे इंडिया ने स्टॉक खरीदे, स्टॉक नहीं सॉरी बॉन्ड खरीदे, कहां के? यूएस के। तो यूएस के मान लीजिए 10 बॉन्ड खरीदे, और एक बॉन्ड कितना? 100 रुपए का था, 10 खरीदे 1000 रुपए के हो गए। तो उसके ऊपर जब तक के लिए, मान लो यूएस ने ये 2 साल के लिए ले रखे हैं बॉन्ड, ये साल भर के लिए लिए जाते हैं ना, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी बड़ी साल हो जाती है। तो जब मान लीजिए 2 साल के लिए खरीदे यूएस ने बॉन्ड, तो यूएस के बॉन्ड इंडिया ने मतलब यूएस ने जो पैसे लिए 2 साल के लिए दिए, तो इस 2 साल तक जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से हमारे पैसे बढ़ते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट जैसे बैंक में मिलता है ऐसी
मिलेगा, है ना, और हमारे पैसे जो है बढ़ते रहेंगे। तो हमने जो ये यूएसए को बॉन्ड खरीद के यूएसए को जो पैसे दिए, ये हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना, क्योंकि पैसा कहीं जाने वाला तो है नहीं, हमको 2 साल बाद मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, कुछ पैसा उसमें ऐड होकर मिलेगा, तो हमारे लिए तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। तो तीसरी चीज क्या होती है, बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज क्या क्या हो गई, पहली हो गई आपकी गोल्ड, दूसरी होगी फॉरेन करेंसी, तीसरी हो गई जो बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और भी 1-2 चीजें होती है, लेकिन जो मेन चीजें होती है, ये 3 चीजें मेन होती है जो आपका फॉरेक्स रिजर्व को बनाती है। तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा जो उतार चढ़ाव आता है वो किस चीज में आता है ना, किस चीज में आएगा, क्या फॉरेन करेंसी जो इसमें आता है, क्योंकि गोल्ड भी ऐसा नहीं है कि रोज रोज आप खरीद रहे हो, रोज रोज देख रहे हो ना। बॉन्ड ऐसा होता है, बॉन्ड तो अगर आपने एक बार खरीद लिया किसी कंट्री का, जैसे यूएस का खरीद लिया, तो 10-15 साल के लिए खरीद लेते हैं। ऐसा तो है नहीं 10-15 साल से पहले वो कहीं जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे लंबे जो है डील होती है साइन, ये जो होती है आपकी बॉन्ड्स की डील। तो जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है किसमें पड़ता है, ये जो फॉरेन करेंसी होती है। क्यों इसमें क्यों फर्क पड़ता है, जैसे देखिए, अब हमको ट्रेड करना है किसी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ, ट्रेड किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं, जो यूएस का डॉलर है उसको उसमें करते हैं। अब मान लीजिए हम जो है किसी को 200 का बेच रहे हैं, $200 का बेच रहे हैं, और किसी से खरीद रहे हैं $400 का, है ना। तो 200 का तो हमने बेचा, तो 200 हमने उससे कमा लिए, लेकिन उसको दे हम 400 रहे, 400 का उससे खरीद रहे हैं, तो 400 उसको देने पड़ेंगे। तो ये 200 तो चलो ये वाले चले गए, बाकी के 200 कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, समझ रहे आप। तो बाकी के 200 यहां से जाएंगे, तो इसमें से $200 कम हो गए। ऐसी करके ये ट्रेडिंग जो होती है इसमें मान लीजिए अगर उल्टा होता कि 400 का हम बेच रहे हैं, तो मतलब $400 हमारे पास, $400 हमारे पास आ रहे हैं, और 200 का हम खरीद रहे हैं, तो 200 हमको देने पड़ रहे हैं, तो फिर 200 बच जाते हैं, वो 200 इसमें ऐड हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है हमारी ट्रेडिंग के, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है कम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उतार चढ़ाव आता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा फर्क किसमें पड़ता है, इस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और अब जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, ये आपके अभी कितने, फिलहाल कितने, 5,073.72 बिलियन, ये जो है 6,000 तक पहुंच गए थे अभी कुछ दिन पहले, 6,000 तक पहुंच गए थे, 6,000 कुछ तक पहुंच गए थे। इंडिया ने जो है आपको रशिया को वो कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था, बीट कर दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, 2022, ये जो 2022 साल था ना, इसमें बहुत सारी चीज इंडिया को करनी थी। क्या क्या चीज करनी थी, देखिए, इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड का सिस्टम, ऐसे ही इंडिया ने भी बॉन्ड इशू किए थे अपने, कब, 2006-7 के आसपास इंडिया ने अपने बॉन्ड इशू किए थे और पैसे लिए थे। जब एक बार बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था, इकोनॉमिक परेशानी आ गई थी हमारे यहाँ ना, प्रॉब्लम आ गई थी इकोनॉमिक, जब हमने अपने बॉन्ड इशू किए थे और पैसे लिए थे कंट्रीज से। तो जो उनकी पेमेंट करनी थी, बहुत सारी जो पेमेंट करनी थी, बहुत सारी कंट्रीज की जो पेमेंट करनी थी, क्योंकि एक साथ लिए थे तो बराबर टाइम के लिए लिए थे, है ना, 10-15 साल के लिए लिए थे। तो अब जो टाइम पूरा हो गया आपका 2022 में, तो ये जो है हमको वापस करने थे उनके पैसे, बॉन्ड्स जो है, जब भी तो हमको वापस मिलेंगे, जब उनको हम पैसे देंगे तो हमको इंटरेस्ट के साथ उनके पैसे वापस करने थे। तो ये सब पैसे हम किस चीज में देते, हमको डॉलर में देना था, तो इसमें फर्क पड़ना था, ठीक है, तो एक कम हो जाता। फिर दूसरा क्या हुआ कि 2022 में बहुत सारी चीजें हुई ना, क्या हुई, जैसे 2021 में, 2020 में कोरोना वायरस आया, उसकी वजह से हमारे जो ट्रेड है वो कम हुआ, हमारा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा कम हुआ। फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, और बहुत सारी चीजें हो रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि, और दूसरी एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, तो जो आपका यूएसए है ना, यूएसए के जो बैंक्स हैं, उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज है उनको और ज्यादा टाइट कर दिया है ना, जो लोन देने की पॉलिसीज होती है उनको और ज्यादा टाइट कर दिया। उससे क्या हुआ है, जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को टाइट कर दिया है, उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट कम आ रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां से कोई लोन नहीं उठा पा रहा इतनी आसानी से, जितनी आसानी से पहले उठा पा रहा था। जब कोई इन्वेस्ट करेगा तो पहले अपने यहाँ से लोन उठाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई जेब में पैसे रख के घूम रहा है इतना सारा, तो वो इन्वेस्ट करेगा, उसको पहले अपने बैंक से उठाने पड़ते हैं। तो जब यूएस के बैंक ने, जो यूएस का फेडरल बैंक है, उसने जब ये सारी पॉलिसीज को टाइट कर दिया, बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया, तो इसमें से बहुत ज्यादा लोग लोन नहीं ले पा रहे, तो लोन नहीं ले पा रहे तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है ना, और जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, हमारा पैसा गिर रहा है। क्योंकि देखिए, पैसे गिरने की क्या चीज होती है, कब कब हमारा रुपया गिर सकता है, जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा क्या है, रुपया, हमारा रुपया उसके कंपेयर में, डॉलर के कंपेयर में गिर रहा है। कैसे, देखो, जब 2022 शुरू हुआ था तो हमारा रुपया कितना था, 75 से 77 के आसपास था, है ना, और अब हमारा कितना हो गया है, अब हमारा रुपया 82 से 83 के आसपास हो गया, इन दोनों के बीच में 82 से 83 के, 82.7 करके कुछ इतना है ना, किसके मुकाबले, $1 के मुकाबले, ये हमारा रुपया है, रुपीज है। अब ये हो गया है, ये 2022 के इस्तेमाल, 2021 के एंड में मान लीजिए ये था, अब 2022 के एंड में क्या हो गया, 2022 के एंड में ये हो गया, $1 का इतने रुपए, 82.7 के आसपास है, तो 82 से 83 के बीच में मान लीजिए। अब ये कैसे गिरा, देखिए, पहली चीज, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, कि फेडरल बैंक जो है यूएस का, उसने अपनी जो पॉलिसीज है वो टाइट कर दी है। दूसरा क्या हुआ है, इंडिया को जो है पेमेंट करनी पड़ी बहुत सारी, है ना, डॉलर जो है इंडिया को उनकी पेमेंट करनी पड़ी बहुत सारी, और जब डॉलर हमारे पास से जाएगा, हमारी फॉरेन करेंसी जब कम होगी ना, फॉरेन एक्सचेंज सब जो है कम होंगे, उससे भी हमारे पैसे में फर्क पड़ता है ना, दोनों चीज एक साथ हो गई। फिर तीसरी चीज क्या हो रही है, जो ट्रेड है उसमें दिक्कत आ रही है। कैसे दिक्कत आ रही है,
कि जो बहुत सारा ट्रेड इंडिया का चलता था उसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, पूरा ट्रेड जो है रेगुलर चल नहीं पा रहा, और जो है बहुत सारी जगह से इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट तो कम कर रहा है लेकिन जो आपका इंपोर्ट है वो ज्यादा कर रहा है बहुत सारी जगहों से, तो उससे भी जो हमारा पैसा होता है उसको मार पड़ती है, वो नीचे गिर जाता है, नीचे आता है। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, इनकी वजह से हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ता चला जा रहा है। और जो ये फेडरल बैंक वाला किस्सा है ना, कि फेडरल बैंक जो है उसने अपनी पॉलिसीज मजबूत कर दी, उसकी वजह से हमारे रुपये पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। किया यूएस ने है, पर हमारे रुपये पे उससे क्या फर्क पड़ेगा ना, हमारे देश में क्यों फर्क पड़ेगा उससे, अगर यूएस अपने बैंक में कुछ करता है। देखिए हमारे रुपये पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा रुपया उससे नीचे नहीं गिरा फेडरल बैंक की पॉलिसी टाइट करने से, लेकिन जो उनका डॉलर है वो ऊपर उठ गया है, समझ रहे हो, जो उनका डॉलर है वो ऊपर उठ गया है। हमारा जो पैसा है वो किस वजह से नीचे गिरा है, हमारा पैसा जैसे हमको पेमेंट्स करनी पड़ी है 2022 में बहुत सारी, इसकी वजह से नीचे गिरा है। दूसरा, मैंने आपको क्या पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारा हुआ है उसकी वजह से नीचे गिरा है। फिर ऑयल के प्राइसेस जो है 2022 में बहुत ज्यादा थे, तो हमको बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी, उसकी वजह से नीचे गिरा है ना। ये सब जो पॉलिसीज है इनकी वजह से हमारा जो पैसा है वो नीचे गिरा है। हमारा पैसा, इनकी जो फेडरल पॉलिसी है उनकी वजह से नीचे नहीं गिरा, हमारा वही है पैसा, लेकिन जो ये डॉलर है ये मजबूत हो गया इसकी वजह से, क्योंकि अब डॉलर जो है बहुत सारे लोगों को जा नहीं रहा, ये बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे, तो डॉलर जो है कमजोर कहां से होगा, डॉलर तो ऐसे बना रहेगा, जो उसका अमाउंट है उससे मजबूत होता चला जाएगा। तो जो ये फेडरल बैंक ने इनके ने जो पॉलिसी स्टार्ट की उससे डॉलर मजबूत हुआ है, हमारे इस पे रुपीस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे जो ये है रुपया है इसको दुगनी मार पड़ेगी। कैसे, यहां तो यूएस का डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, तो भी हमारा जो है उसके मुकाबले तो नीचे गिर रहा है ना, भले ही हमारा नीचे नहीं गिर रहा, एक जगह स्थिर है, लेकिन ये दूसरा बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए दो चीज है, एक तो ये लाइन है ना, और एक लाइन ये है ना, एक लाइन ये, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम इसको दोनों को कंपेयर करने लगे एक दूसरे के साथ, है ना, तो ये तो इससे छोटी होती चली जाएगी, यही तो बोल, या तो ये बोल दो कि ये लंबी होती चली जा रही है, ये बोल दो ये छोटी होती चली जा रही है दूसरी वाली, भले ही दूसरी वाली एक जगह कोई है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से ये बढ़ रही है उस हिसाब से तो छोटी है, वो छोटी होती चली जा रही है ना। तो उसी तरह यहां हुआ है कि जो डॉलर है वो ज्यादा मजबूत होता चला गया, उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई है, और जो हमारा पैसा है वो वहीं स्थिर है। लेकिन बोला क्या जाएगा, ये तो बोला नहीं जाएगा कि डॉलर मजबूत हो गया, यही बोला जाएगा कि हमारा रुपया नीचे गिर गया है ना। तो एक पहली बात तो ये पड़ी है, रुपया हमारा क्यों नीचे गिरा है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, फेडरल बैंक ने इनके पॉलिसी टाइट करी है। दूसरा, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये बहुत अच्छा नहीं हुआ 2022 में, हमने किया तो बहुत सारा एक्सपोर्ट है, किया हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है ना, 2022 में हमने जितना आज तक नहीं किया था उससे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, लेकिन हमने इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया है 2022 में। वैसे हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारी चीजें हुई है 2022 में, 2021-22 में हम लोगों ने बहुत बोला है कि चाइना को बॉयकॉट करो, चाइना का सामान मत खरीदो। हाँ हुआ, कई जगह हुआ भी है, बॉयकॉट हुआ है इंडिया में, लेकिन बहुत जगह बढ़ा भी है। अब देखिए इसमें चाइना, मैं ये भी नहीं बोलूंगा लोगों की गलती है कुछ, क्योंकि देखिए अगर हम चाइना के फोन्स वगैरह लेने जाते हैं, जैसे ओप्पो रियलमी इन सब के फोन लेते हैं, इनमें सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है जो सैमसंग वगैरह के फोन में मिलती है ना, लेकिन ये सस्ते हो जाते हैं और 4-5 हजार रुपए सस्ते हो जाते हैं सैमसंग के फोन से, समझ रहे आप। तो लोग जो है वही जो चीज खरीदेंगे जो थोड़ी सस्ती आएगी। वहीं जैसे दिवाली की मैं बात करता हूँ, दिवाली पे वो लाइट आती है ना, वो जो लाइट जलती है ऐसे, और जलती बुझती है, जलती बुझती है, जो पूरी सीरीज में लगी हुई है, तो श्रेणी में लगी होती है पूरी, वो वाली लाइट जो हम दिवाली पे लगाते हैं सजाने के लिए, वह जब चाइनीज लाइट आती है तो वो सस्ती आती है, पर जब इंडिया में मिलती है, इंडिया मैन्युफैक्चर वाली मिलती है, वो महंगी मिलती है। तो जो महंगी चीज होगी उसको सीधी साधी बात है लोग कम खरीदेंगे, और जो है सस्ती चीज जो है उसको ज्यादा खरीदते हैं लोग। वो बात एक अलग है, आप जो है बिल्कुल ये सोच रहे हो कि हमको चाइना की खरीदनी नहीं है, वो बात एक अलग है, अगर आपके पास पैसा है तो। वरना जो नॉर्मल आदमी होगा जिसके पास नॉर्मल पैसा होगा, वो तो क्या सोचेगा, वो तो यही सोचेगा ना जो चीज सस्ती मिल रही है वो हम खरीद लो, हम खरीद लें। तो जो है उसकी वजह से क्या हुआ है, चाइना का जो हमने इंपोर्ट की, चाइना से जो हमने इंपोर्ट किया, जो खरीदा है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा, है ना, लेकिन जो हमने बेचा है चाइना को वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि चाइना तो देखिए सब चीज मैन्युफैक्चर करता है, चाइना सब चीज मैन्युफैक्चर क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आज से काफी साल पहले, है ना, ये 2000s की स्टार्टिंग की बात है, जो ये 21वीं सदी जब शुरू हुई थी, है ना, 21वीं शताब्दी जो शुरू हुई थी 2000 के आसपास की बात है, यूएसए ने क्या किया, जब यूएसए को ये लगा ना कि हम जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो हम अपने यहाँ सामान बना रहे हैं ना, जो हम अपने यहाँ सामान बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हमारी कंट्री से निकल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं जो निकल रहा है, कार्बन इमिशन जो हो रहा है ना, जितना प्रदूषण निकल रहा है हमारी कंट्री से निकल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इस जो हमारी फैक्ट्री है इनको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, और कहीं और शिफ्ट करने से क्या होगा, हमारे यहाँ से पॉल्यूशन निकलेगा नहीं, हमारे यहाँ से वो निकलेगा नहीं आपका प्रदूषण, और हम उस कंट्री से मंगाते रहेंगे जो हमको मंगाना है ना। गरीब देश तो कभी यूएस था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने क्या सोचा, किसके यहाँ पे फैक्ट्री को शिफ्ट कर दें। तो उस टाइम पे जो सबसे ठीक था
कंट्री उस टाइम जिसकी हालत ठीक ठाक थी, क्योंकि इंडिया की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी अब है। अगर मान लीजिए अब का टाइम होता, अब जो है किसी को शिफ्ट करना होता तो वो इंडिया में करता, लेकिन उस टाइम पे इंडिया की हालत इतनी अच्छी थी नहीं 2000 में, सन 2000 में। तो इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया? चाइना में शिफ्ट कर दिया। अब जब चाइना में इन्होंने सब सामान शिफ्ट कर दिया, धीरे 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 सब चीज की फैक्ट्री इन्होंने चाइना में शिफ्ट कर दिया। आप देखिएगा हर चीज की फैक्ट्री चाइना में मिल जाएगी, इंडिया में आपको बहुत कम मिलेंगी। तो जब चाइना में शिफ्ट हो गई तो चाइना ने धीरे धीरे करके सब सामान बनाना शुरू कर दिया। अब यूएसए को तो बहुत फर्क पड़ रहा था जब इनके यहाँ से वो निकल रहा था, धुआं निकल रहा था या पर्यावरण को नुकसान हो रहा था प्रदूषण की वजह से, लेकिन चाइना को उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ से कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो प्रदूषण हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाइना जो है बना रहा है, बढ़िया तरीके से बना रहा है, और चाइना जो है सब चीज बना रहा है, इसीलिए ये लोग सस्ती बना पा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन में भी ठीक ठाक है और सब सामान इनके यहाँ बन रहा है। जिसके यहाँ सब सामान बनता है, जो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहता है, उसकी वजह से इनोवेशन आते रहते हैं, मतलब नए नए आसान आसान तरीके, नई नई चीज, सस्ती सस्ती चीजें आती रहती है ना। सस्ती चीजें कब होती हैं? मान लीजिए किसी कोई दो दुकान है एक साइड में, है ना, एक ही जगह पे दो दुकान है साइड साइड में, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, है ना, कि कौन ज्यादा सामान खरीदेगा, कौन ज्यादा सामान बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा। तो फिर एक तरीका तो ये है कि क्वालिटी बढ़ा दो प्रोडक्ट की, दूसरा तरीका क्या है कि पैसे घटा दो, है ना। ये यही दो तरीके है ना, या तो दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना दोनों में से एक तो अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने आप को, अपनी जो ये जो बिक्री है इसको बढ़ाने के लिए, सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए। तो ये जो चाइना है इसने भी वही किया, इसके यहाँ इनोवेशन भी हुई, है ना, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स बनने लगे, बहुत सारी जब जॉब्स आ रही हैं तो लोगों को आता है, काम आने लगा। जब जब इतनी सारी फैक्ट्रीज एक साथ आपके यहाँ शिफ्ट होती है तो लोगों को जॉब मिलती है, नई नई जॉब आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग सीख रहे हैं, फिर लोग अपनी कंपनी खोल रहे हैं, उनमें इनोवेशन कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके चलता है पूरा। तो चाइना को उससे बहुत फायदा होने लगा। चाइना इसी वजह से तो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और यूएस जो है पहले जिसने इसको स्टार्ट किया, इसको बनाना शुरू किया, अब उसी को दिक्कत है इससे, है ना। चलिए वो तो एक अलग टॉपिक, वो तो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो जो आपका चाइना है इसके पास सब कुछ बन रहा है, तो ये हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा चीज नहीं, थोड़ी बहुत कोई चीज लेता है, लेकिन हमको बहुत सारी चीज इनके यहाँ से लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ नहीं बनता है। तो जब हम इनके यहाँ से लेते हैं तो क्या होता है, हमको इनको पेमेंट देनी पड़ती है, इनको हमको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब ये हमारे यहाँ से बहुत कम लेते हैं तो हम इनसे कमा बहुत पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो वो होता है, गैप होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिजिकल डिफिसिट, है ना। कैसे? इसको क्या कहते हैं? फिजिकल डिफिसिट। इसका क्या मतलब है? जो गैप होता है आपका, किस चीज में गैप होता है? बेचने में, मतलब एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में जो गैप होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो गैप होता है, इसकी गैप की वजह से क्या है, जितना हम जो है उनसे खरीदेंगे उतना हमको अपना डॉलर देना पड़ेगा, और जितना हम अपना डॉलर देंगे तो उतना डॉलर हमारे पास कम होता रहेगा, है ना। फिर एक डॉलर, ये तो मैंने बता दिया आपको सारे तरीके, क्या क्या जो है डॉलर जो हमारा पैसा है किसकी वजह से नीचे गिरा है। फिर हमारा जो पैसा नीचे गिर रहा है वो तो गिर रहा है, फिर मैंने आपको क्या बताना था, ये जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो था, मतलब यहाँ पे जो हमने डॉलर जमा कर रखे थे, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यहाँ पे जो कर रखे थे, ये कैसे कम हो गए, है ना। रुपया तो हमारा चलो गिर रहा है, लेकिन ये कैसे कम हो गए, ये कैसे कम हो गए? देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमने पेमेंट्स करी है उनकी वजह से हमारे डॉलर भी कम हो रहे हैं और पैसा भी नीचे गिर रहा है, हमारा रुपया भी नीचे गिर रहा है। दूसरा क्या है कि जब रुपया बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, देखो किसी भी वैल्यू, किसी भी करेंसी की, किसी भी मुद्रा की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है कि ये जो है इसको ज्यादा से ज्यादा कोई खरीदे। अब जो आपका यूएस डॉलर होता है वो क्यों इतना मजबूत होता है? क्यों इतना मजबूत? क्योंकि पूरी दुनिया को जो ट्रेड है वो, पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो उसी में होता है ना। तो सब वो जो है डॉलर जो है उसे खरीदते हैं, डॉलर अपने पास रखना चाहते हैं, जब लोग उसको खरीदेंगे अपने पास रखेंगे तो उसकी वैल्यू मजबूत होती चली आएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉलर बेच के और अपना जो करेंसी है रुपया वो खरीदा मार्केट से। जब अपना करेंसी खरीदा तो मतलब उसको लोग खरीद रहे हैं, और जब इसको कोई खरीद रहा है तो जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हमारी करेंसी इसके बीच में अभी तक टिकी हुई है, वरना जो हमारे साथ तीन चार चीजें इस पूरी साल में हुई हैं उसकी वजह से क्या है, हमारी करेंसी और भी नीचे गिर सकती थी, 95 तक भी 85 तक भी जा सकती थी, 90 तक भी जा सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्लान अपना यूज किया, ठीक है, इसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए कर लेती है कंट्रीज, क्योंकि अपनी करेंसी बचानी होती है। तो जो ये इसके लिए जो डॉलर निकाले हमने बाहर, जब तो पैसा खरीदा ना हमने अपना जो रुपया जब तो खरीदा, पहले हमने डॉलर निकाले, तो उसकी वजह से भी हमारा कम हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, जो हमारी पेमेंट्स भी हो गई और रुपया भी एक जगह स्थिर हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ है, अब हम ट्रेड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। हमारा जो इस साल में ये जो जिसके मैं बता रहा हूँ ना, ये इतने बिलियन जो हमारा वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है इतने बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व? क्योंकि हमने जो जनवरी है आपका, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड किया है। ये जो सारी फिगर्स हैं ये 20 जनवरी तक की हैं, अभी 20 जनवरी तक की आई है, पूरे महीने की भी नहीं आई। तो इस महीने में हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा डॉलर कमाए हैं, इस वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतने तक बढ़ गया है, 1.727 बिलियन तक बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। तो ये दिल्ली में पहली दुनिया की पहली इंडिया
स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कहाँ? दिल्ली में, मतलब हमारे यहाँ दिल्ली में जो हमारी कैपिटल है वहां पे होने जा रही है। अब सबसे पहले क्या जानना है, इंडिया स्टैक क्या है ना, इंडिया स्टैक क्या है ये जानना है पहले। तो देखिए इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009 से काम कर रही है। जो इंडिया स्टैक है, इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्री जो आपके चलते हैं जितनी भी ये एप्स बना रखी हैं, जो ऑनलाइन की चीजें चलती हैं हमारी, ये बना रखी है। जैसे क्या क्या बना रखी है, जैसे आधार जो है हमारा वो बना रखा है ना, और यूपीआई बना रखा है। यूपीआई जानते हो ना आप, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जो यूपीआई के थ्रू हम वो करते हैं, जो फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, पेटीएम से जो हम पेमेंट करते हैं, वो गूगल जो वो जो स्कैन करते हैं, जो आपके स्कैनर्स होते हैं, वो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं उसके बाद पेमेंट कर देते हैं, या फिर किसी के नंबर से वो यूपीआई हो गया, आधार हो गया, यूपीआई हो गया, या फिर मान लीजिए कोई और ऑनलाइन सर्विस है हमारी, जैसे स्टडी के ऊपर एक ऐप बना रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। आपकी एक ई संजीवनी करके ऐप है। ई संजीवनी किस लिए है? वो हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, आपको किसी चीज के लिए कंसल्टेंसी चाहिए तो आप सीधे उस पर जाके ले सकते हो कंसल्टेंसी किसी भी डॉक्टर की। तो ई संजीवनी हो गया। ऐसे जो है बहुत सारी ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बना रखी है ना। तो इन सब ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहती है, मतलब एक ही जगह पे लाना चाहती है। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओपन ऐप है, इन सबको जो लेके आना चाहती है, ओपन पब्लिक के लिए सारी ऐप है, इनको एक जगह लाना चाहती है। वो जो जगह है उसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया स्टैक। समझ गया? आप उन सब चीजों को एक साथ एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के उन सब चीजों को एक साथ लाना चाहती है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी को कोई सर्विस एक्सेस करनी है ना, तो उसको अलग अलग ना जाना पड़े, एक ही चीज पे जाना पड़े। ये जो आपका इंडिया स्टैक है इस पे जाना पड़े, और यहाँ पे जाके, और ये जो अपनी सारी सर्विसेज हैं जो भी यहाँ पे जो भी इसमें प्रोवाइडेड है, जो मैंने आपको 3-4 बताई, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है, इनको आराम से एक ही जगह से एक्सेस कर सके कोई भी आदमी जिसको ये सारी चीजें एक्सेस करनी है, जिसको इन सब चीजों से मदद लेनी है, जिनको इन सब चीजों का जिसको फायदा उठाना है। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस है इंडिया में हो रही है। अब इसके नाम क्या है, इंडिया क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका सारा काम इंडिया में हुआ है। जितनी भी एप्स बन रही है, जितनी भी ओपन एप्स थी, जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म्स थे, ये सब इंडिया में बन रहे हैं। तो इस वजह से इसका नाम इंडिया स्टैक है ना। इस वजह से, क्योंकि स्टैक का मतलब होता है सब चीजों को एक जगह लेके आ जाना, उसको स्टैक बोलते हैं। और ये इंडिया में बना इसलिए इसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। तो इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो अलग अलग, मतलब अपने यहाँ जैसे हमारा देश है, इसके अंदर बहुत सारे जो आपके जैसे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे सब जो अलग अलग लोग हैं, है ना, जो बहुत सारे लीडर्स हैं, इन सबको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। फिर उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो G20 कंट्रीज है ना, G20 मीटिंग होने वाली है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, G20 जो मीटिंग है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इंडिया में होने वाली है। कोई भी चीज होगी ना वो G20 से इंडिया उसको मिलाएगा। क्यों मिलाएगा? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, जो भी हमारे यहाँ पॉलिसी आ रही है या कोई भी हम स्कीम ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम सबको क्या कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है हम इंटरनेशनली लेके जाएं, है ना, मतलब विदेश में लेके जाएं इनको, और लोग भी इनके बारे में जान सके और लोग भी इनका फायदा उठा सके। उससे हमको क्या फायदा होगा, उसको हमको फायदा होगा। हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ये इंडिया स्टैक है, या आधार है, यूपीआई है, इन सब के बारे में विदेश के लोग भी जान पाएंगे, इसको यूज करना सीखेंगे, इसको यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसको जब यूज करेंगे तो हमको फायदा होगा, हमारी जो है वाहवाही होगी। इंडिया ने इतनी ऐसी चीज बना रखी है, फिर उनको हमसे बिजनेस करना पड़ेगा ये सब चीज हमसे सीखने के लिए, उसको इंडिया को उससे फायदा है। देखिए जैसे मैं आपको यूपीआई की बात बताऊं, यूपीआई जो है इसकी हर किसी ने तारीफ करी है। यूपीआई जो सिस्टम है हमारा, क्यों तारीफ करिए? देखिए ऐसा किसी देश में नहीं होता कि जैसे हम यूपीआई है, हम फोन पे और पेटीएम या फिर आपको गूगल पे है, उसकी मदद से हम कितना भी रुपया, 1 रुपया तक भी ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं कर देते? 1 रुपया तक भी ट्रांसफर, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लाख तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार में, है ना। एक दिन में लाख से भी ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं, उनमें लाख के आसपास, लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं एक दिन में, लाख तक। अभी तक तो लाख तक ही कर सकते हैं, 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक हम एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क है यूपीआई का, कितना बड़ा नेटवर्क है कि छोटे से छोटा कोई टपरी होती है चाय की, उस पे ले लो, या कितने बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, आपको हर जगह मिल जाएगा। इंडिया में आपको कहीं चले जाओ ना, कोई ऐसी दुकान आजकल तो मिलेगी, कोविड से पहले तो बहुत सारी मिल जाती थी, लेकिन कोविड के बाद तो कोई ऐसी दुकान मिलती है जहां पे नहीं होगा, है ना। और जहां पे नहीं है वहां पे धीरे धीरे काम हो रहा है कि उनको मिले, धीरे धीरे इसके ऊपर पूरा पूरा काम चल रहा है। सब कुछ चाह रहा है कि इनके पास हो, किसी भी आदमी से आप बात कर लो, उसके पास फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कोई ना कोई वो चला ही रहा होगा। वैसे तो तीनों ही चला रहे होते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन फिर भी एक ना एक तो इनमें से चला ही रहा होगा। तो ये जो यूपीआई सिस्टम है ना हमारा, ये पूरी इंडिया में कोई भी हमारे यहाँ आता देखता है ना कि जी छोटी छोटी सी दुकान टपरी है, कोई बहुत छोटा सा, कुछ बहुत छोटी सी दुकान है, उसके ऊपर तक पेटीएम रखा हुआ है ना, उसके ऊपर तक पेटीएम की और मशीन रखी हुई है जो स्कैन करने वाली होती है, या तो जो बोलती भी है ना,
जो बोलती है वो वाली बोल दो, या फिर जो स्कैन करने के लिए खाली स्कैनर होता है, हर किसी के पास रखा हुआ है। तो इसकी तारीफ हर देश करता है। आपके वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ करी है, IMF ने इसकी तारीफ करी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ISO मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक है ही। ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है बड़े बड़े, जो अलग जो फाइनेंस के उसमें काम करते हैं, मतलब पैसे इकोनॉमिक्स के उसमें काम करते हैं। और जो बहुत सारी कंट्री है, यूएस हो गया, इवन चाइना ने भी इसकी तारीफ करी है, क्योंकि चाइना में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने जो है चाइना यूएस दोनों को बीट कर रखा है किस चीज में, जो पेमेंट हमारी हो रही है। अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा कि हमने ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर रखे, नहीं, ज्यादा पैसे नहीं, ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रखी है। भले हमने 1-1 रुपए की ट्रांजेक्शन की हो, लेकिन ये 1-1 रुपए की हमने 10 कर रखी है, और वही 1-1 रुपए की, या फिर मान लो 100-100 रुपए की भी, मान लीजिए हमने 1-1 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रखी है 10, है ना। तो हमारी तो 10 ट्रांजेक्शन 1-1 रुपए की हुई, पर यूएस ने कर रखी है 10-10 रुपए की 2, तो यूएस हमसे नीचे रहा। चाइना ने 10-10 रुपए की 5 कर रखी है, तो चाइना भी हमसे नीचे रहा। मैं नंबर की बात कर रहा हूं, ये जो नंबर है, ये हमने इस नंबर में बीट कर रखा है, पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे में बीट कर रखा है। ये जो नंबर है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने जो है यूएस चाइना तो सबको बीट कर रखा है। तो समझ लो यूपीआई सिस्टम हमारा कितना बड़ा है। आधार जो है, आधार के बारे में तो आप सभी जानते हो, कितना सब चीजों में आजकल यूज हो रहा है ना। आधार क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजों को ले आई थी, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, उसके थ्रू क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मान लीजिए किसान को कोई पैसे भेजने हैं, तो किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज सकती है। कैसे, जो आधार, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो बहुत सारे अकाउंट नहीं खुलवाए गए थे, फ्री अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए गए थे। क्यों खुलवाए गए थे, इसलिए खुलवाए गए थे कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम निकाली, उसके थ्रू वो पैसे देगी किसानों को। अब पहले क्या होता था, वो नीचे जो गवर्नमेंट के लोग होते थे, उनको पैसे भेज दिए थी जो गवर्नमेंट होती थी, फिर वो उससे नीचे वाले उससे नीचे को, उससे नीचे वाले उससे नीचे को, फिर जो किसान के पास आसपास होता था वो किसान को भेजते थे। वो बीच बीच में पैसा खत्म हो जाता था, वो बीच बीच में खा लिया जाता था, और किसानों तक कुछ नहीं पहुंचता था। समझ रहे हो आप। तो ये जो है आधार की मदद से क्या हुआ कि जो हमारे अकाउंट बनाए, जो किसान होंगे, जो फार्मर्स होंगे, उनके जो अकाउंट बने, वो जो अकाउंट उन्होंने बनाए अपने बैंक में, वो आधार से लिंक है। और आधार की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा डाटाबेस है आधार का। गवर्नमेंट के पास तो है ही ना कि आधार पे कौन कौन रजिस्टर है। उसके बाद उसका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक है, तो इंडिया जो गवर्नमेंट है उसके पास उनके अकाउंट का भी लिंक है, सबके पास अकाउंट का भी सब कुछ पता है। तो जिसको जो भी उस स्कीम के अंदर फार्मर आ रहा है, जो भी उस स्कीम के अंदर किसान आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल देती है। कोई बीच वाला जो है उसका कोई किस्सा ही नहीं है, तो जो बीच वाला कोई होगा ही नहीं प्रोसेस, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहे हैं, तो अकाउंट से थोड़ी निकाल के कोई उस पैसे को खा लेगा, जो उसके अकाउंट में जा रहे हैं फिर तो किसान के पास ही जा रहे हैं। तो ये आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था। ये भी बहुत जरूरी, ये भी इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा चाहती थी कि जो हमारी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो भी हम स्कीम निकालेंगे, सीधे पैसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर करना, और वो बेनिफिट जो हम देना चाहते हैं, बेनिफिट किसकी चीज में देंगे, पैसे के रूप में तो बेनिफिट देना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो जो बेनिफिट है उसको देना डायरेक्टली उनके पास, ट्रांसफर करना उनको डायरेक्टली। तो वो जो है आधार की मदद से किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और भी बहुत सारी चीज हुई है ना। तो ये सब जो चीजें इनकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है पूरी दुनिया में। तो इंडिया क्या कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने बना दिया आपका इंडिया स्टॉक, और ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इंडिया G20 कंट्रीज को बुला रहा है। और क्या कहना चाह रहा है इन कंट्री से इंडिया, क्या कहेगा कि आप जो है, भले ही इसका नाम इंडिया है, इंडिया में हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ऐप है, अब हम सब ऐप को ना एक प्लेटफॉर्म में बना देंगे, एक प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, और इसको जो है आप लोग भी अपनी कंट्रीज में स्टार्ट करना शुरू करिए, और इसका फायदा आप लोग भी उठाइए। इससे क्या होगा, इंडिया की तारीफ और ज्यादा बढ़ेगी। अभी तारीफ हो रही है, और जो अभी तो ये 2-3 ऐपों की तारीफ हो रही है, फिर और जो ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई गई है, ओपन प्लेटफॉर्म जो है, इनको भी लोग जानेंगे, इनकी भी तारीफ होगी, और इंडिया की जो वाहवाही बढ़ेगी, है ना। इंडिया की वाहवाही बढ़ेगी तो लोग जो है इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, अलग अलग कंट्री इंडिया के साथ काम करना चाहेंगी। तो ये जो मीट कॉन्फ्रेंस है किस लिए रखी जा रही है, ताकि जो ये हमारा इंडिया स्टैक करके जो पूरी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें सारी ऐप डालेंगे, इसको इंटरनेशनली लॉन्च किया जा सके। इसलिए ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसको लॉन्च कैसे कर रहे हैं, हमने यहाँ पे G20 की जो कंट्रीज के जो लीडर हैं उनको बुलाया गया है ना। अब मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था कुछ दिन पहले, शरापा, G20 शरापा। वो जो शब्द पढ़ाया था, शरापा क्या होता था कि जो मान लीजिए इतनी सारी मीटिंग होती है, जैसे G20 की मीटिंग हमारे यहाँ होने वाली है 2023 में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि G20 की मीटिंग जो है ना पूरे साल चलती है अलग अलग मीटिंग, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 4-5 मीटिंग के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूँ, और अभी तो पहला महीना ही चल रहा है साल का, तो अभी तो पहला ही महीना चल रहा है। ये जो आपकी G20 की जो लीडर वाली समिट होनी है, मेन समिट, ये तो जाके अक्टूबर में होगी, अक्टूबर नवंबर में। तो जब तक समझ लें कितनी मीटिंग हो जाएंगी, अभी तो पहला महीना ही चल रहा है, पहला महीना भी अभी खत्म होने में 2 दिन है, कल 30 है, परसों 31 है। तो अभी तो ये जो मीटिंग्स हैं अभी कितनी चलेंगी, 4-5, 3-4 तो मैं आपको वैसे ही पढ़ा चुका हूँ, 5 छठी ये हो गई जो G20 से लिंक्ड हो गई है, 6th ये हो गई आपकी जो G20 से लिंक्ड हो गई है,
तो इतनी सारी जो मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में लीडर तो आ नहीं पाएंगे उस गवर्नमेंट के, जो मतलब उस कंट्री के लीडर होंगे वो तो आ नहीं पाएंगे। हमारी कंट्री के लीडर जो मोदी जी तो हर जगह हर मीटिंग में जाएंगे नहीं, जो भी मीटिंग होगी। और या फिर क्या बोलते हैं जो आपके एस जयशंकर जी हैं वो तो जा नहीं पाएंगे उसमें हर मीटिंग में। तो क्या होता है, हर कंट्री अपना एक शरापा जो है उसको जो है मेंशन करती है कि ये हम एक चुन लेती है एक शरापा कि ये हमारा शरापा है। शरापा क्या होगा कि ये हमको जो है हमको वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, जो भी मीटिंग होगी उसमें G20 की, और वो हमारी जगह जाके सब मीटिंग अटेंड करेगा। उसका यही काम है सब मीटिंग अटेंड करना और फिर वापस आके लीडर को बताना कि मीटिंग में ये हुआ था और ये चीज जो है आपको इन सब चीजों की जब मेन मीटिंग होगी G20 की मेन मीटिंग होगी ना, जब आप मीटिंग अटेंड करने आओगे वहां पे आपको ये सब चीजें ये इन सब चीजों के लिए बोलना है, ये सब चीजों पे सवाल उठाना है, ये चीज आपको बतानी है, ये चीज आपको करनी है। जो मीटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ को बता देगा। तो जैसे हमारे जो शरापा इस टाइम पे कौन है, 2023 की मीटिंग के लिए हमारे शरापा कौन है, अमिताभ कांत जी, ये जो है हमारे इस टाइम के शरापा हैं। तो उसी तरह क्या है, जितने भी शरापा आएंगे इस मीटिंग में आएंगे G20 के इसलिए बुलाए गए हैं ताकि इस मीटिंग को G20 से जो है लिंक कर दिया गया है, क्योंकि सब जो लीडर्स हैं बहुत सारे जो शरापा हैं वो हमारी कंट्री में ही है ज्यादातर, ये पूरी साल के लिए हमारी कंट्री में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीटिंग होंगी, अब रोज रोज अपने देश जाएंगे, वहां से आएंगे, रोज रोज जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी कंट्री में ही रुकेंगे साल भर, ज्यादातर टाइम, मैं ये नहीं कह रहा पूरी साल यहीं रुकेंगे, ज्यादातर टाइम यहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत सारी मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो उनको जो है हमारी जो नॉर्मल मीटिंग हो रही है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको मीटिंग में बुलाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? उनको जो G20 की मीटिंग है उसको जो नॉर्मल मीटिंग है उनसे भी लिंक कर रही है। क्यों कर रही है? जो हमारे नॉर्मल मीटिंग होती है उनसे भी लिंक कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि जो भी हमारे यहाँ हो रहा है उसको इंटरनेशनली जो है प्रमोट किया जा सके, जो इंटरनेशनल पूरे अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड में उसको दिखाया जा सके कि इंडिया ऐसे ऐसे काम कर रहा है और ऐसे ऐसे काम इंडिया करता है। क्योंकि जब ये लोग आएंगे, शराफाज आएंगे, ये आके देखेंगे इंडिया में एक चीज अच्छी हो रही है, इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, फिर जाके अपनी कंट्री के लीडर को बताएंगे, फिर उनको कोई चीज पता लगेगी, फिर उनको कोई चीज अच्छी लगी तो वो अपनी कंट्री में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको पता चलेगा इंडिया जो है कैसे काम कर रहा है, हम उससे फायदा उठा सकते हैं इसका। तो ये सब चीजें क्या होगा, इंडिया का प्रमोशन होगा। तो इसीलिए जितनी भी मीटिंग हो रही है उसको G20 से लिंक किया जा रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, G20 को तो आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है ना। G20 के ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, मेरी एक ये मेरा हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा, इसमें मेरी एक पूरी क्लास चलती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उसमें G20 की पहली क्लास है मेरी, जो पहली क्लास मैंने ली थी जब आपकी नवंबर में G20 की मीटिंग चल रही थी 2022 की, कहां हुई थी वो, इंडोनेशिया में। तो उसी से रिलेट करके मैंने G20 समझाया था आपको पूरा, तो जाके आप एक बार देख सकते हैं। बाकी अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। वो मैंने उसमें बहुत ब्रीफली बता रखा है, मतलब बहुत छोटा बता रखा है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए पूरी बड़ी वीडियो भी ले आऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, G20 पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी मीटिंग हो रही है इंडिया में, एक तो G20 इंडिया में होने वाली है और सब चीज को G20 से लिंक किया जा रहा है। जैसे इस मीटिंग को G20 से लिंक करना मैंने आपको बता दिया कि जो अलग अलग कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है, जो उनके बिजनेसमैन है, जो उनके एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, उन सबको इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को इंडिया स्टैंड। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, जो बाइडेन नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजी चेरई फॉर यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल पोस्ट। तो जो आपके जो बाइडेन कौन है, यूएस से जो आपका अमेरिका है उसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, है ना, उसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे वहां पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, देखिए दो चीज होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो लीडर होगा, गवर्नमेंट का जो हेड होगा। दूसरा हेड ऑफ स्टेट को क्यों बोल रहे हैं, भारत जो हमारा देश है उसको स्टेट बोल रहे हैं। तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे हमारी जो करेंसी है, उस करेंसी बोल रहा हूं, हमारा जो देश है इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमारे देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट जो पावर में उसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट पावर में होती है, जो गवर्नमेंट जीती हुई होती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है ना, उस गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनको तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो उस गवर्नमेंट के लीडर होते हैं, जो उस पार्टी के लीडर होते हैं, तो उस पार्टी के लीडर कौन है, बीजेपी के लीडर कौन है, बीजेपी के पास जो है वो है आपकी वो जो है आपकी मेजोरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास। तो बीजेपी जो है उसके लीडर कौन है, उसके हेड कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो दूसरा क्या है, हेड ऑफ स्टेट मतलब कंट्री के हेड कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। इस टाइम पे हमारी राष्ट्रपति जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो है आपकी हेड ऑफ स्टेट। लेकिन जैसे यूएसए हो गया, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जो आपके हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, ये दोनों एक ही आदमी होता है जो राष्ट्रपति होता है। तो यूएसए का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। वही उन्हीं की पार्टी जो है वो आपकी उसमें है, पावर में है, उनकी पार्टी का नाम क्या है, डेमोक्रेट।
दो पार्टी है अमेरिका में, एक है डेमोक्रेट, एक है आपकी रिपब्लिक। रिपब्लिक कौन सी पार्टी है? जो डोनाल्ड ट्रंप की थी, जो इनसे पहले प्रेसिडेंट है वहां के। इस टाइम पे जो पावर में पार्टी वो कौन सी है? डेमोक्रेट। और उसके लीडर कौन है? जो बाइडन। तो जो बाइडन जो है वो पार्टी के भी लीडर है और जो देश हेड ऑफ स्टेट भी है, मतलब देश के भी लीडर है। ठीक है, तो ये जो बाइडन है ये आपके यूएसए के प्रेसिडेंट है। ओके, तो इन्होंने नॉमिनेट किया है, इन्होंने एक नाम दिया है। किसका नाम दिया है? ये इंडियन अमेरिकन है। इंडियन अमेरिकन का मतलब जो भारतीय मूल की। मैं भारतीय मूल की आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, जैसे मैंने आपको ऋषि सुनाक जी के बारे में बताया, जो यूएसए के, जो यूके के इस टाइम पे प्रधानमंत्री है। कौन है यूके के प्रधानमंत्री? जो आपके ऋषि सुनाक जी है, वो भी भारत ओरिजिन के हैं। एक मैंने बताया था आपको, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वरादकर करके उनका नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लियो वरादकर, लियो वरादकर वो भी है, वो भी जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज पढ़ाई थी कि एक लेडी है, रामचंद्रन करके उनका नाम था, तो वो जो है क्या बनी है? वो जो है यूएसए की स्टेट है। जैसे जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, यूएसए में भी है। 50 स्टेट है यूएस में, तो 50 स्टेट में से एक स्टेट की वो लीडर बनी है। कौन? इंडियन ओरिजिन की है वो, रामचंद्रन जी जो है, वो लेडी है ना, लेडी है। बट जो वो जो होता है ना आपका एलजीबीटीक्यू, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ओके, उसके बाद क्या है, मैंने और बहुत सारे बताए, जैसे पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और ऐसे ना बहुत सारे देश ऐसे हो गए जहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, है ना, यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के वहां पे बैठ रहे हैं हेड पे। तो ऐसी जो न्यूज है हमारे लिए इसलिए पढ़नी जरूरी है। मैंने आपको इतने सारे लीडर तो ही बता दिए, बहुत सारे ऐसे जो मैंने तो आपको बताई भी नहीं है। तो आप अगर पढ़ने चले जाओगे ना, तो आपको इतने सारे इंडियन ओरिजिन के दिख जाएंगे जो ये लीडरशिप पोस्ट पे हैं। ये तो मैं लीडरशिप पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जो मतलब पार्टी होती है उसमें आते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई और किसी पोस्ट पे है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट अगर आप निकालने लग जाओ ना, तो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के मिल जाएंगे। समझ गए आप? भारतीय मूल के लोग हैं। पर वहीं पे अगर मैं सीईओ की बात करने लगूं, जो कंपनी के हेड होते हैं, कंपनी के हेड कौन होते हैं? सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो सारे एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव जो भी काम होते हैं कंपनी के, जो संभालते हैं कौन? सीईओ। जैसे मान लीजिए हमने सुंदर पिचाई के बारे में बात करी हुई है। सुंदर पिचाई कहाँ के सीईओ है? सुंदर पिचाई आपके उसके गूगल के सीईओ है। फिर सत्या नडेला के बारे में हमने बात की हुई है। फिर हमने और भी बहुत सारी उनके बारे में बात की, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, और भी बहुत सारों के बारे में बात की हुई है। ये कहाँ के बने? ये अलग अलग कंट्रीज के सीईओ हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा विदेशों में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो ये बताने का मेरा वहां पे यहाँ पे ये है। तो ये न्यूज क्या है कि जो बाइडन है, जो बाइडन उन्होंने चुना है किसको? एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, वो एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री को। तो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको यूएस जो एयरफोर्स है, यूएस की जो वायुसेना है, उसके ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट के लिए चुना गया है। ठीक है, क्या किसको मतलब चुना? मतलब उन्होंने अभी नाम दिया है, अभी चुने नहीं गए, अभी इन्होंने नाम दिया है। इन्होंने अभी प्रपोज किया है इनका नाम जो है इन्होंने अभी नॉमिनेट किया है। क्या नाम है इनका? रेजी चरई इनका नाम है ना। अब क्या होगा? अब इनका नाम इन्होंने दे दिया। अब जो है, जो इनका सेनेट है उसमें डिस्कशन होगा। सेनेट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे दो वो है, जो अभी पार्लियामेंट है, किस किस से, जो हमारा संसद है किस किस चीज से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन? प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर बनता है। ऐसे ही जैसे लोकसभा और राज्यसभा, हमारे यहाँ दो हाउस है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा, इनको हाउस बोलते हैं, इनको घर बोलते हैं ना, इनमें सारा काम होता है। उसी तरह इनके पास भी दो हैं। एक का नाम तो आपका सेनेट हो गया, एक का नाम कांग्रेस हो गया। इनके यहाँ भी दो हैं। तो जो सेनेट है, जैसे हमारी लोकसभा है, ऐसे इनके यहाँ सेनेट है। तो सेनेट में पहले सारा कुछ पास होगा, है ना। लोकसभा में कौन से लोग बैठते हैं? लोकसभा में कौन से मेंबर बैठते हैं किसी पार्टी के? जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली मतलब जो हम लोगों ने चुने होते हैं। जो प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन होता है ना, उसमें जो भी एमपीज वगैरह जीतते हैं, है ना, जिनको हम वोट करते हैं, अलग अलग इलाके के अलग अलग एमपी होते हैं ना। हम प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी वोट करते हैं, हमारे इलाके का जो एमपी होगा उसी को तो हम वोट करेंगे। तो अलग अलग इलाके के अलग अलग लोगों को हम वोट करते हैं, और जो उनमें से जीतता है वो जाके अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वहां पे लोकसभा में, जो हमारी वोटों से जीतता है। और राज्यसभा में कौन से लोग होते हैं? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जो आपके चीफ मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं ना, जो आपके चीफ मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही जो है एमएलए को चुनते हैं। जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, है ना। जो आपका यहाँ का स्टेट का, किसी भी राज्य का जो इलेक्शन होता है, उसमें जो लोग चुने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो आपके सेंट्रल लेवल के होते हैं, प्रधानमंत्री वाले जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो आपके संसद में बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो जो हमने एमएलए चुने ना, वो एमएलए उनको चुन लिया हमने, वो जो हमारी स्टेट का जो संसद है उसमें जाके बैठ जाएंगे। विधानसभा, विधान परिषद होती है ना हमारे स्टेट्स में भी, जो हमारे राज्य होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधानसभा में जाके बैठ जाएंगे। फिर वो लोग चुनेंगे कि उनको अपनी स्टेट है, जो अपना राज्य है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए किसको भेजना है?
राज्यसभा में। फिर वो लोग चुनेंगे जो हमने एमएलए चुने हैं, वो एमएलए चुनेंगे कि हमारे राज्य से, जो हमारे राज्य से हमारा यूपी है, तो यूपी से कौन लोग वो चुनेंगे जो जाके राज्यसभा में बैठेंगे। तो वो कैसे इनडायरेक्टली कैसे हो गए कि हमने जो चुने लोग, उन लोगों ने उनको चुना। जो हमने कौन चुने, हमने एमएलए चुने और उन एमएलए ने उनको चुना, तो इसलिए इनडायरेक्टली हो गया। और जो लोकसभा इसमें डायरेक्टली कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो चुने डायरेक्ट वही जाके वहां पे बैठे हैं, इसलिए डायरेक्टली हो गया। तो ये फर्क है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में, है ना। तो इनका जो है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, आपका क्या बताया मैंने, सेनेट। तो ये जो सेनेट है, अभी इसमें वोटिंग होगी, जब पास हो जाएगा ये प्रपोजल तो ये जो है ब्रिगेडियर बन जाएंगे। कहां के, जो आप यूएस की एयरफोर्स है वहां के ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पे इनको बिठा दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट $10 बिलियन इन चैट जीपीटी मेकर्स ओपन एआई। तो क्या है, ये कंपनी है ओपन एआई, यूएसए की कंपनी है ओपन एआई। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कंपनी है ओपन एआई, इसने क्या किया है, एक चीज बनाई है। क्या चीज बनाई है, ये चीज बनाई है इसने, चैट जीपीटी। ये क्या है, ये एक रोबोट की तरह है ना, ये चैट जीपीटी एक रोबोट की तरह है। इसमें क्या है कि आप ना इससे बात कर सकते हो, एक टॉकिंग रोबोट है, आप इससे कुछ भी बात कर सकते हो। ये सारी ऐसे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। ये आपको हर चीज के बारे में बता सकता है, आप इसे कुछ बोलोगे हर चीज आपके लिए कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। तो ये जो है इस टाइम पे बहुत फेमस हो रहा है। आप जाके ना डायरेक्टली अगर चाहें आप इससे बात करना चाहते हो ना, तो आप डायरेक्टली जाके जो इनकी वेबसाइट है ओपन एआई जो कंपनी है, इसकी वेबसाइट को गूगल पर जाके डायरेक्टली खोल के और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो चैट जीपीटी से बात करने के लिए। देखिए अभी तो ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ज्यादा का मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। तो अगर आप जाके ढूंढोगे ना, तो शायद ऐसा हो सकता है आपसे बोल दिया जाए कि ये जो पूरा बात करने के लिए लोग चुनने थे वो फुल हो गए हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज लॉन्च होती है ना, कोई भी चीज, कोई मान लीजिए एप्लीकेशन जो हम फोन में चलाते हैं वो लॉन्च हो रही है, या कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, कोई भी चीज लॉन्च होती है, या मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट किसी कंपनी ने बनाया वो लॉन्च होता है, तो पहले क्या होता है, इसको बीटा लेवल पे जो है लॉन्च किया जाता है। बीटा लेवल का मतलब जो आसपास के कुछ लोग होंगे ना उनको ये दिया जाए, नहीं, पहले अल्फा लेवल पे लॉन्च किया जाता है। अल्फा मतलब अल्फा टेस्टिंग होती है। पहले अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, आसपास के जो कंपनी के कुछ लोग हैं, जैसे किसी कंपनी ने बनाया, जैसे मान लीजिए आपका एलजी ने कुछ बनाया, एलजी कंपनी है फ्रिज वगैरह बनाती है, उसने वो नया फ्रिज बनाया, वो क्या करेगी, अपने कंपनी के जो लोग हैं ना उनको अल्फा टेस्टिंग के लिए भेज देगी उसको, है ना। और वो पहले टेस्ट करके कुछ दिन बताएंगे, कुछ महीने टेस्ट करके बताएंगे क्या कुछ कमी तो नहीं आ रही है, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर फ्रिज में उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करी है, और नॉर्मल वाला फ्रिज जो बनाते आ रहे हैं वो बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करी है उन्होंने, है ना। जैसे मान लो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी फ्रिज में यूज करी है, मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर दी कि अगर आप चाहो तो फ्रिज को ठंडा तो करता ही है फ्रिज, तो उसी को कन्वर्ट करके सेम ही फ्रिज को गर्म भी करने लगेगा, उसको आप हीटर की तरह भी यूज कर सकते हो। ऐसी मान लो कोई टेक्नोलॉजी, हीटर नहीं सॉरी, ओवन की तरह यूज कर सकते हो, माइक्रोवेव की तरह भी यूज कर सकते हो फ्रिज को ही, है ना। ठंडे भी वही करेगा, गर्म भी वही करेगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी हो गई, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ऐसा कोई बना नहीं रहा है, कभी आप सोचा ऐसा कोई बना रहा है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया, ऐसा कोई फ्रिज बना दिया उन्होंने, है ना, जो गर्म भी कर रहा है ठंडा भी वही करेगा, ठंडा भी वही कर रहा है गर्म भी वही करेगा। तो अब उसको जो है अब एकदम लॉन्च तो किया नहीं जाएगा, मान लो उसमें कुछ कमी हो, ज्यादा हीट हो जा रहा हो, ज्यादा हीट होने की वजह से फट जा रहा हो, दोनों में एक ही चीज हो, ठंडी गर्म वाली जो गैस होती है दोनों में है, तो आपस में मिलकर फट जाए फ्रिज, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको पहले टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा, जो आसपास के लोग होंगे उनसे बोला जाएगा कि आप इसको टेस्ट करके बताओ कुछ महीने के लिए कि ठीक चल रहा है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग होगी तो वो लोग जो है टेस्ट करके बताएंगे कुछ जो कमी है नहीं है, कोई कमी है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है ना। तो ये सब होगी, जब अल्फा टेस्टिंग हो गई, उन्होंने बताया कुछ कमी है तो उसको ऊपर काम होगा, दोबारा से अल्फा टेस्टिंग होगी, उन्होंने बताया सही है तो फिर अगली टेस्टिंग होगी। अगली टेस्टिंग क्या है, बीटा टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, अभी तो कंपनी के लोगों को बांटा था, अब उस प्रोडक्ट को कंपनी के लोग होंगे और आसपास जो कंपनी होंगी उनके लोगों को, जो हमारी कंपनी में काम करते हैं उनके जो रिलेटिव वगैरह होंगे उन सबको आसपास, और मतलब जो पहले 10-15 लोगों को बांटा था अब उसको 50-60 लोग 100 लोग के आसपास कर देंगे, फिर वो लोग उसको यूज करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। ये बीटा टेस्टिंग होती है। और जब ये वाली टेस्टिंग भी हो जाती है उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट को किसी को भी लॉन्च किया जाता है, किसी भी ऐप को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। उसी तरह ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, ये चैट जीपीटी चैट जीपीटी, ये इस टाइम पे बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, तो कोई भी जाके इसको रजिस्टर कर सकता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी को बांटना है, इन्होंने इसको ऑनलाइन डाल दिया है और कुछ इन्होंने टेबल वो कर लिया कि इतने ही लोग जो है इसके साथ रजिस्टर करके बात कर सकते हैं, तो वो इतने लोग जो है रजिस्टर करेंगे और इससे आराम से बात कर सकते हैं। ये जो है बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है अभी चैट जीपीटी जो है। आप एक बार चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, अगर आपको इससे बात करनी है, कुछ पूछना है, क्योंकि ये सारे ऐसे काम कर सकता है जो आदमी कर सकता है। तो अब इसको लेके कंसर्न भी आ रहा है, क्या प्रॉब्लम भी आ रही है, क्या आ रही है,
लोग पूछ रहे हैं अगर ये सारे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, तो मान लो किसी फैक्ट्री में कुछ काम होना है, वहां पर कोई इंसान काम कर सकता है और उसकी जगह आपने इसे लगा दिया तो इंसान की जॉब तो मारी जाएगी, ये वहां पे काम कर लेगा। लेकिन इसमें ये जो है ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक चीज और आई है निकल के, क्या चीज निकल के आई है? देखो ये जो ऐसे सिस्टम होते हैं, रोबोट्स वगैरह, ये जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जितनी भी एप्स वगैरह होती हैं, ये हमको जैसे वही जैसे गूगल है, गूगल में हम जो कुछ पूछते हैं, जैसे हमने गूगल में पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, तो गूगल को वो किसी ने बताई तो होगी। गूगल को हमारे यहाँ थोड़ी घूमने आया था कि राजधानी, वो जो राजधानी है भारत की वो आपकी दिल्ली है। गूगल पे किसी ने पूरा जो उसका सॉफ्टवेयर जो उसका बना होगा प्रोग्राम, उसमें बताया गया होगा ना कि अगर कोई पूछे भारत की राजधानी क्या है तो आपको नई दिल्ली बतानी है, ऐसे करके किसी ने बताया होगा। ऐसे ही ये जो काम करेगा, इसको इसमें भी कोई ना कोई जो डाटा है इसको फीड करेगा। मान लीजिए अगर वो आदमी ऐसा है, वो आदमी किसी को पसंद नहीं करता है ना, जैसे मान लो वो आदमी जिसने इसके अंदर डाटा भरा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता, और किसी ने इस डाटा से, ये जो आपका चैट जीपीटी रोबोट है, इससे किसी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, तो उसने जो प्रधानमंत्री के बारे में उल्टी सीधी चीज में भर रखी है, तो ये फिर वही उल्टी सीधी चीज बताएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहा है, जो इसके अंदर चीजें भरी जा रही है उस हिसाब से कर रहा है। इसका मतलब इसको कोई और आदमी जो इसके अंदर भर रहा है, कोई भी सामान इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। वो जो उसकी वाइज होगी, जो उसको बाइजनेस होगा, जो उसकी किसी चीज के प्रति झुकाव होगा या किसी चीज के प्रति घृणा होगी, उसके हिसाब से वो इसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसके हिसाब से अपने इशारों पे इसको नचा सकता है। पहली परेशानी ये, अब इंसान को तो ऐसे नहीं नचा सकते आप, इंसान के पास तो खुद का दिमाग होता है ना, उसमें किसी को इंफॉर्मेशन डालने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप अपने दिमाग में अपने आप उसको डाल रहे हो, समझ के, है ना। ऐसे तो है नहीं कि मैं आपके पास आया और आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन पर्ची बना के डाल दी है, तो आपके दिमाग में आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। आपके दिमाग में जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, एक बार मैंने आपको समझा दिया, अब आप उसको अपने आप पढ़ोगे, धीरे धीरे करके अपने आपके दिमाग में फिट होती चली जाएगी, ऐसा होता है। इसमें क्या है, एक ही बार लिख के पूरा प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिया, बस उसके बाद जो पूछोगे बोल देगा, है ना। तो ये जब ऐसे कोई सेव करेगा कोई चीज, तो उसको क्या चेंज कर सकता है, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर लेता है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सबने उसको यूज किया होगा गूगल पे, विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या होता है, ये ओपन टू ऑल है विकिपीडिया, इस पर सब चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है और कोई भी इस पर जाके उसको एडिट कर सकता है। ये अगर आपको नहीं पता हो तो कोई भी जो आपका विकिपीडिया है, कोई भी किसी भी पेज को जाके वो कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, चेंज इसमें कर सकता है। अब इस चीज में दिक्कत क्या होती है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो हुआ था आपका एशिया कप में, जो हुआ था, वर्ल्ड कप वाला नहीं, एशिया कप में जो दूसरा मैच हुआ था, पहला जो हुआ था उसको तो इंडिया जीत गया था, जो दूसरा मैच हुआ था, दूसरा मैच जिसको इंडिया हार गया था, उसमें इंडिया के जो बॉलर हैं अर्शदीप सिंह, उन्होंने कैच छोड़ दिया था, है ना। उनके कैच छूटा, उसकी वजह से धीरे धीरे करके फिर इंडिया हार गया था। मैं इस चीज पर डिबेट नहीं करूंगा कि उन्होंने कैच छोड़ा इसलिए हारा या नहीं हारा, वो आपने देखा होगा मैच, आप समझते होगे जिसकी वजह से हारा, किसी वजह से नहीं हारा, जो भी है ना। तो उन्होंने जब कैच छोड़ दिया तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, उनको बहुत सारी उल्टी चीजें बोले गई, है ना। उनके खिलाफ बहुत सारे ट्विटर पेज बने, उनको खालिस्तानी वगैरह और ऐसा सब कुछ बोला गया। तो जब उनको ये सब बोला जा रहा था, तो किसी ने उनका जो विकिपीडिया का पेज था, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी तो हो गए ना, क्रिकेट खेलते हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, है ना, आईपीएल वगैरह खेल रहे हैं, तो उनका एक वो पेज है विकिपीडिया पे, तो उनका जो पेज है, किसी ने जाके उनके पेज पे एडिट करके लिख दिया खालिस्तानी, है ना। कोई ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि जो है वो है आपका विकिपीडिया है, वो ओपन टू ऑल है। अगर आप गूगल पे सर्च करने लगोगे ना कि किसी ने उनके वेबसाइट में लिखा था कि वो वेबसाइट कह रहा हूँ, किसी ने उनके पेज पे जो विकिपीडिया का पेज है, तो शायद स्क्रीनशॉट वगैरह आपको अभी मिल जाए, उस पर नहीं मिलेगा, वो तो हट चुका है वहां से। अब उसको तो जो नॉर्मल सही था वो कर दिया है विकिपीडिया वालों ने, या जिसने भी किया है, लेकिन उसको कर दिया है, लेकिन उस टाइम पे उसको एडिट कर दिया था। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एडिट कर देते हैं लोग, है ना। आप विकिपीडिया पे जाकर पढ़ोगे, कई सारी चीजें आपको चेंज मिल सकती है, आप भी जाकर कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ओपन टू ऑल है, वो एक प्रोग्राम है, उसमें जो भी कोई चीज फिक्स करेगा वो वही दिखाएगा। ऐसे ही ये है, ऐसे ये है, इसमें कोई चीज फिक्स कर दोगे तो ये वही बताएगा, है ना। अब इंसान तो है नहीं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल देता कि अर्शदीप जो है वो खालिस्तानी है, इंडिया को हराने के लिए उसने कैच छोड़ दिया, तो आप मान लेते इस चीज को। मैं तो कभी नहीं मानता। क्यों मानता भाई, मैं देख रहा हूं इंडिया की टीम के लिए खेल रहा है, इतनी अच्छी उसने पहली परफॉर्मेंस दी है, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो एशिया कप में तो कितने मैच उसने जिताए, पाकिस्तान का मैच वाला उसी ने जिताया था, उसने 3 विकेट लिए, तो ऐसे कैसे मान लेंगे हम लोग, है ना। तो उसका जो पेज है उसको मैनिपुलेट किसी ने कैसे कर लिया, क्योंकि वो ओपन टू ऑल था, विकिपीडिया ओपन टू ऑल है, तो उसको जो ओपन टू ऑल है तो उसको कोई भी कर लेता है। इसी तरह इसको भी कोई भी कर सकता है। तो मेरा बताने का क्या मतलब है कि अभी इसको इंसान की जगह पे नहीं यूज किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता इंसान की जगह पे इसको यूज, क्योंकि अभी जब तक ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगा तो ऐसी चीजों को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, रोबोट वगैरह को, समझ रहे हो आप। अब अगर आप सोच रहे हो अगर ये अपने हिसाब से काम करने लगा तो फिर ये चिट्टी रोबोट बन जाएगा, रोबोट मूवी वाला, अपने हिसाब से काम करेगा, फीलिंग्स अपने आ जाएंगी, फिर लड़ने लगेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब भी सब संभाल लिया जाएगा जब होगा। पर फिलहाल जो है
ये जो रोबोट्स होते हैं, ये जो हम इनके अंदर डाल देते हैं प्रोग्राम्स, ये उसके हिसाब से काम करते हैं। तो जो आदमी इनके अंदर प्रोग्राम डाल रहा है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो अगर मान लो वो आदमी इनको ऐसा ऐसा प्रोग्राम इनके अंदर ना डाले, इनको किसी जॉब पे लगा दिया गया और इनके अंदर ऐसा प्रोग्राम वो आदमी ना डाले कि ये जॉब में अच्छा काम करे, तो ये बेकार काम करेंगे, तो क्या फायदा इनका। अब कोई इंसान होगा वो तो सीख लेगा धीरे धीरे करके काम। मान लीजिए पहले दिन अच्छे नहीं कर रहा, दूसरे दिन अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन 15 दिन में 20 दिन में सीख के करने लगेगा ठीक ठाक काम। लेकिन इसके अंदर तो जो एक बार फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया, ये उसी हिसाब से काम करेगा। और अगर इसको काम सही करवाना है तो इसको फिर चेंज करो रोज रोज बैठ के, ये गलती हो गई अगली बार से ये मत करना, इसको चेंज करो, ये करना पड़ेगा। इंसान अपने आप सीखेगा। तो देखिए इंसान के ऊपर अभी तक कोई बड़ी चीज नहीं है, इंसान ही सबसे ऊपर है, इंसान को अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वही एक ऐसा है जो अपना दिमाग यूज करता है। इंसान, जानवर, ये सब जो चीजें होती हैं, जो लिविंग बींग्स होती हैं, जो सांस लेती हैं, ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। बस अभी जो रोबोट के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, ये जो है जो पहले रोबोट बन रहे हैं उनसे जो कुछ ज्यादा एडवांस है, ज्यादा अच्छा काम कर पा रहा है, इसलिए इतना फेमस हो रहा है। क्या नाम है इसका? चैट जीपीटी। किसने बनाया है? ओपन एआई ने। और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है, बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने $10 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? कि इसको और ज्यादा अच्छा काम इसमें किया जा सके। मतलब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पैसे दिए हैं ओपन एआई को कि इसके ऊपर आप और पैसे लगा के और अच्छे से काम करो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो बस मैं ये बताना चाहता था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने की है माइक्रोसॉफ्ट ने। बाकी मैंने आपको इसके बारे में चैट जीपीटी के बारे में और ओपन एआई के बारे में बता दिया, ठीक है। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो गाइस मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक न्यूज बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत डिटेल में। फिर भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ये वीडियो आप कंप्लीट करेंगे देख के, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कल जो हम सुबह वीडियो शूट करेंगे, 30 जनवरी की जो वीडियो शूट करेंगे, उससे पहले आपने जो मॉर्निंग की 30 जनवरी की होगी, उससे पहले आपने जैसे कमेंट कर दी और मैंने वो पढ़ ली ना, तो मैं आपको कल की जो वीडियो शुरू होगी उससे पहले आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा, उसके बाद वीडियो शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप जो है अपनी जो पूरी उससे करिए, आप बिना किसी झिझक के मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है। मेरा मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूं तो ताकि आपको समझा सकूं। ये सब मैंने आपके दिमाग में डाला है, तो मेरा ही काम है कि आपको अच्छे से समझाऊं भी मैं ही, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये सब तो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया अब आप जो है अब मैं आपको बता नहीं रहा, आपको समझा नहीं रहा कि ये चीज आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हो, इसमें कर रहे हो। क्योंकि ये सब मैंने लिखा है, मैंने समझाया है, तो इसको मैं ही आपको समझा सकता हूं कि आप कहां पे समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज को मैं ही समझा पा सकता हूं, है ना। तो आप क्या कोशिश करो, आप उसको वीडियो को देखो, आप जो है जबरदस्ती मेहनत मत करो कि आपने ये देखा आपको समझ में नहीं आया फिर आप गूगल पे लगे पड़े हो। जब मैंने आपके लिए सब कुछ ढूंढ लिया है ना, तो आप जो भी सवाल पूछोगे उसका जवाब भी मेरे पास होगा। तो आपको बस पूछना है, मेरा काम बताने का है, मैं बताऊंगा, आप अपना काम कीजिए। एक बार नहीं समझ आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, जितनी बार नहीं आ रहा उतनी बार आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक करने से शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब को पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मतलब वीडियो हमारी अच्छी है। जब आप पसंद करोगे, जब अच्छी होंगी, जब तो आप पसंद करोगे ना, तो फिर यूट्यूब क्या करता है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, एक तरीका तो ये हो गया, आप शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों से करोगे, जो आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उनको पसंद आएगी, वो लाइक करेंगे, वो और ज्यादा शेयर करेंगे। ये पूरी एक चैन की तरह चलेगा। और दूसरा, यूट्यूब भी शेयर करने लगेगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करोगे, यूट्यूब को पता चलेगा ये अच्छी वीडियो, तो इसको भी और ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हमारी वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग जो उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह 30 जनवरी को मॉर्निंग के करंट अफेयर्स की वीडियो में, मॉर्निंग सुबह 8 बजे। तो कल तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।